Hi friends, very good morning to all of you. Welcome to our live session number one, which is based on unit number one of BFM, that is foreign exchange. So, if I am audible to you, यदि आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं और आपको स्लाइड क्लियरली दिख रहा है, तो आपके स्क्रीन पर आपको एक चैट बॉक्स हो रहा होगा. प्लीज उसमें ओके वर्ड टाइप कर दीजिए. तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए हैं बीएफएम में यूनिट वन से, उसे डिस्कस करने वाले हैं. तो यदि सब कुछ क्लियर है तो प्लीज ओके वर्ड टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि हाँ, आपके तरफ ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियरली आपको मिल रहा है. राइट, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स वेदर एवरीथिंग इज ओके. आपके स्क्रीन पर आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा जिसके माध्यम से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं. तो यदि ऑडियो वीडियो ओके है तो प्लीज जस्ट ओके लिख दीजिए. चलिए दोस्तों, आई होप एवरीथिंग इज ओके ऑन योर साइड ऑल्सो. और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों पेन पेपर कैलकुलेटर लेकर बैठिए, तभी जाके इस लाइव सेशन का आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे. क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है. तो हम लोग उसके कंसेप्ट को समझेंगे, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पे. तो ये हमारा एक एमसीक्यू बेस्ड सेशन है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हैव पेन पेपर एंड कैलकुलेटर विद यू, ताकि हम लोग साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे. चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ. तो ये टॉपिक है हमारा फॉरवर्ड रेट कैलकुलेशन का. आपके सामने स्क्रीन शो हो रहा होगा एक क्वेश्चन. राइट, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे देखिए एक टेबल बना हुआ है. टेबल में यहाँ पे करेंसी दी गई है. डॉलर एक करेंसी है, सऊदी रियाल एक करेंसी है, आईएनआर एक करेंसी है. और यहाँ पे इसका इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है कि यदि आप डिपोजिट करते हैं, राइट, इफ यू डिपोजिट इन डॉलर फॉर 3 month 1.5%, फॉर 6 month 2%, फॉर 12 month 2.25%. यदि सऊदी रियाल आप डिपॉजिट करते हैं 3 मंथ के लिए तो 6.5, 6 मंथ के लिए 7.5. इस प्रकार से आपको इंटरेस्ट रेट इन्होंने दे रखा है. राइट, आई होप यहां तक तो सब कुछ क्लियर होगा. ये टेबल का हमें यूज करना है. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम लोग इसी टेबल का यूज करके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि कैलकुलेट द 6 month फॉरवर्ड रेट ऑफ डॉलर गिवन दैट करंट स्पॉट रेट इज 73.75 रुपीज पर डॉलर. तो आपसे क्या पूछा है कि 6 मंथ फॉरवर्ड रेट बता दो डॉलर का, और आपको करंट रेट दिया हुआ है, स्पॉट रेट दिया हुआ है. हाउ डू वी कंप्यूट इट, कैसे इसे कंप्यूट करेंगे. आइए, ऑप्शन दे रखा है 73.75, 75.21. तो आइए दोस्तों, पहले कंसेप्ट को समझते हैं. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. और पहले आप ये समझिए कि ये जो फॉरवर्ड रेट होता है, इसका मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड रेट. मतलब ये हुआ कि आपका एक फ्यूचर का एक्सचेंज रेट होता है. राइट, फॉरवर्ड रेट इज जस्ट एन एक्सचेंज रेट फॉर द फ्यूचर, जो हम इंटरेस्ट रेट डिफरेंस के बेसिस पर निकालते हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो आईआरडी के बेसिस पर. अब आप बोलेंगे आईआरडी क्या होता है, तो आईआरडी होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंस. अच्छा, सिंपल से वर्ड में बोले दोस्तों, जिस देश का इंटरेस्ट रेट ज्यादा, जैसे मान लीजिए ये दो कंट्री हैं, ये कंट्री वन है और ये कंट्री टू है. तो कंट्री वन का यदि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो उसकी करेंसी फ्यूचर में क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी. मतलब करेंसी वन का जो पोजीशन होगा फ्यूचर में, वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. सिंपल सी बात है कि जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, उसकी करेंसी फ्यूचर में वीक होती है. क्यों होता है ये मैं आपको पहले लॉजिक समझ लीजिए. और जिस देश का इंटरेस्ट रेट कम, जैसे यहाँ पे C2 का इंटरेस्ट रेट कम है, तो उसकी करेंसी फ्यूचर में क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी. ये बेसिक नियम है, इसको ध्यान रखेंगे. जैसे हमने दो कंट्री लिया, कंट्री वन और कंट्री टू. राइट, और कंट्री वन का मान लीजिए इंटरेस्ट रेट जो है ज्यादा है कंट्री टू से. जैसे मान लीजिए आईएनआर है, आईएनआर का इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 8% है, और डॉलर का इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 5% है. तो आईएनआर का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो नियम क्या कहता है कि फ्यूचर में जो है ये वीक हो जाएगा, आईएनआर वाला कमजोर हो जाएगा, और फ्यूचर में डॉलर वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा. अब आइए दोस्तों, वापस क्वेश्चन पे लौटते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास 6 मंथ का डेटा पूछ रहा है. यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट बोला है. तो हम इस टेबल में देखेंगे कि 6 मंथ से रिलेटेड हमें क्या डेटा अवेलेबल है हमारे पास. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी हैव फॉर 6 मंथ. यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 मंथ का डेटा यहाँ दिया हुआ है. तो देखिए 6 मंथ का डेटा में आप देख सकते हैं कि डॉलर का रेट है 2%, और आईएनआर, देखिए डॉलर और आईएनआर के बीच में ही तो हमें बात करना है, और आईएनआर का रेट है 6%. तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेट अस राइट इट. फॉर 6 मंथ, राइट, 6 मंथ जो डॉलर का रेट है वो कितना है, 2% पर एनम. और जो आईएनआर का रेट है 6 मंथ के लिए, वो कितना है, 6% पर एनम.
अच्छा, स्पॉट रेट कितना दिया हुआ है जी? स्पॉट रेट दिया हुआ है 73.75, आप यहाँ देख सकते हैं। सो स्पॉट रेट, पहले हम लोग देखिए, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, एक इसका शॉर्टकट भी होता है इसको सॉल्व करने का, और एक तो हमारा जो कन्वेंशनल तरीका है वो है। तो पहले मैं आपको कन्वेंशनल तरीका समझाता हूं, और फिर हम लोग इसके शॉर्टकट पे आएंगे, जिसके माध्यम से एग्जामिनेशन में आप कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द कन्वेंशनल वे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डॉलर का रेट दे रखा है 2% पर एनम, आईएनआर का रेट दे रखा है 6% पर एनम। तो आई होप सबसे पहले क्या कीजिए कि स्पॉट को पर 100 यूएसडी में कन्वर्ट कर दीजिए। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या कीजिए कि स्पॉट को 100 यूएसडी में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें पता है कि जो $1 है वो 73.75 रुपीज है। तो $100 कितना हो जाएगा? $100 विल बी 7375 रुपीज। यही होगा ना जी? यही होगा हमारा $100, राइट? क्यों हमने ऐसा किया? ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। अब क्या कीजिए कि दोनों साइड पे 6 महीना का इंटरेस्ट रेट अप्लाई कीजिए। स्टेप नंबर 2, अप्लाई 6 मंथ इंटरेस्ट रेट ऑन बोथ द साइड। चलिए दोनों साइड पे करते हैं। पहले हम लोग इधर डॉलर का लिखते हैं और इधर आईएनआर का लिखते हैं। आज डॉलर का इंटरेस्ट रेट कितना है जी? 2% पर एनम है, ठीक है। और आईएनआर का कितना है? 6% पर एनम है। तो आप देखिए 6 मंथ की बात हो रही है ना, तो 6 मंथ मतलब हाफ ईयर हो गया। 6 मंथ का मतलब क्या हो गया? यदि ईयर में कन्वर्ट कर ले तो हाफ ईयर हो जाएगा ना। और तो ये 2% पर एनम जो है वो कितना हो जाएगा? 2/2, यानी 1% हो जाएगा। उसी तरह 6 मंथ यहाँ हाफ ईयर है, तो जो आईएनआर का इफेक्टिव इंटरेस्ट होगा, आपको पता ही है ना कि हमें पर एनम दिया हुआ है, तो 6/2 यानी 3% हो जाएगा, राइट? तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये बताइएगा कि ये जो हमारा अभी देखिए कितना डॉलर है हमारे पास? $100 है। और कितना रुपीज है हमारे पास? 7375 रुपीज है। तो आप ये बताइए कि ये $100 को यदि हम इन्वेस्ट करते हैं 1% ब्याज दर पे, राइट, एक पीरियड के लिए, तो फिर $100 कितना हो जाएगा जी? तो $100 हो जाएगा हमारा 100 प्लस 1%, यानी कि $101 नहीं हो जाएगा? आपको सोचिए ना कि देखिए कि हम यदि $100 को इन्वेस्ट करते हैं पूरे एक साल के लिए, और पूरे 6 महीने के लिए, और ब्याज दर है 2%, तो इफेक्टिवली 6 महीने बाद $100 कितना हो जाएगा? $101 हो जाएगा। उसी तरह आईएनआर साइड में 7375 रुपीज को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और किस रेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? 3% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 3% निकाल लीजिए 7375 का, तो ये आपको मिलेगा 7375 प्लस 221.25, ठीक है। इफ यू कैलकुलेट, इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम, दैट विल गिव यू 7596.25 रुपीज। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे निकाल लिया कि देखो 6 महीना बाद जो है ना, यदि हम आज इन्वेस्ट करते हैं $100 को, तो 6 महीना बाद हमें $101 मिलेगा। और यदि हम आज इन्वेस्ट करते हैं 7375 रुपीज को, तो 6 महीने बाद हमें 7596.25 रुपीज मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 3 था। अब स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है कि जो फॉरवर्ड रेट होता है ना दोस्तों, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया गया है कि फॉरवर्ड रेट होता है वो आईएनआर रेट डिवाइडेड बाय यूएसडी वैल्यू होता है, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला को अप्लाई कर, हमसे फॉरवर्ड रेट तो पूछा है, तो अप्लाई कर लीजिए। तो आईएनआर रेट कितना निकला है जी? आईएनआर का रेट निकला है 7596.25। सो नोमीटर में हम लिख देंगे 7596.25। और यूएसडी का वैल्यू कितना है? 101, 101, दैट इज 101। तो इसको यदि आप कंप्यूट करेंगे, दैट विल गिव यू 75.21, राइट? तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा 6 मंथ फॉरवर्ड का, दैट इज 75.21। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, ये चीज क्लियर हुआ आपको? इज इट क्लियर नाउ? कहीं कहीं भी कोई डाउट हो तो बताइए। इज इट क्लियर नाउ कैसे हमने 75.21 निकाला? तो दोस्तों याद रखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला को जरा देखिए कि जब भी फॉरवर्ड रेट है, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना हो, तो क्या करेंगे कि ऊपर नीचे इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस से बनता है। जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है उसकी करेंसी फ्यूचर में वीक होती है। तो हमने 4 स्टेप फॉलो किया। पहला स्टेप क्या फॉलो किया कि पहले हमने स्पॉट को 100 किया, है ना। यहाँ पे देखिए स्पॉट रेट को 100 पे कन्वर्ट किया कैलकुलेशन आसान करने के लिए। फिर आप देखिए, मान लीजिए 6 महीना पूछा है, तो इंटरेस्ट रेट को हमने 2 से डिवाइड किया। फिर दोनों में इंटरेस्ट लगाया हमने, तो डॉलर में भी इंटरेस्ट लगाया और आईएनआर में भी इंटरेस्ट लगाया, और फिर फाइनली क्या किया? डिवाइड कर दिया, राइट? बोलिए, ये चीज क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है सॉल्व करने का, वो मैं आपको आगे बताता हूं। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। इसी केस स्टडी पे बेस्ड हमारा सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ तैयार है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सेम डेटा को यूज करना है और आपको 12 मंथ यूएसडी फॉरवर्ड रेट बताना है। यू हैव टू यूज द सेम डेटा, राइट। आपको सेम डेटा यूज करना है और 12 मंथ यूएसडी फॉरवर्ड रेट बताना है। यदि स्पॉट डॉलर जो है 74 है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम प्रोसेस को अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, पहले ये डेटा देख लीजिए कि 12 मंथ का जो डॉलर का इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 2.25 है। और आईएनआर के साथ ही हमें कंपेयर करना है, 6.25 है। तो आइए दोस्तों, इसको अगले पेज में कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट इट हियर। तो हमें हमारे पास 12 मंथ डॉलर का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 2.25%, और 12 मंथ जो आईएनआर का इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 6.25%, राइट। यही है ना? ओके। अब हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? हमसे पूछ रहा है कि बताओ 12 मंथ रेट क्या होगा। अच्छा, स्पॉट रेट कितना है? स्पॉट रेट दिया हुआ है 74। चलिए ये भी लिख लेते हैं हम लोग, स्पॉट ले लेते हैं 74। चलिए, इंटरेस्ट रेट पहले वही है। अभी आपको मैंने बताया कि जिस कंट्री का, जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है वो फ्यूचर में वीक होगा। अब जरा यहाँ देखिए कि आईएनआर का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है जी। आईएनआर का इंटरेस्ट रेट है 6.25, तो ये हाई है। कभी कभी आप ऑप्शन देके भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो हमारा डॉलर का इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 2.25 है, ये लो है। इसका मतलब कि फ्यूचर में $1 की वैल्यू आईएनआर में बढ़ेगी, है ना। तो आईएनआर वीक होगा और फिर डॉलर हमारा स्ट्रांग होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो है $1 की वैल्यू जो है आईएनआर में क्या होगी, इंक्रीज होगी। चलिए अब मैं आपको पहले इस लॉन्ग मेथड समझाता हूं, फिर शॉर्ट मेथड पे आएंगे। पहला काम क्या करना है कि आपको जो डॉलर दिया हुआ है इसको 100 में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आइए दोस्तों, हमें दिया हुआ है क्या कि देखो, $1 जो है वो 74 रुपीज के बराबर है, राइट। 74 रुपीज के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो $100 हमारा 7400 रुपीज के बराबर हो जाएगा, राइट। चलिए अब दोस्तों 12 मंथ का इंटरेस्ट रेट अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक तरफ डॉलर लिखते हैं और एक तरफ हम रुपी लिखते हैं। तो आप बताइए कि डॉलर, ये डॉलर का रेट कितना है जी, 2.25 है और एक 6.25 है। तो डॉलर एट द रेट 2.25% कितना हो जाएगा? तो 100 आपका 102.25 नहीं हो जाएगा? होगा ना जी। 100 पे 100 रुपया यदि आप आज इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 12 महीना के लिए कर रहा है ना, तो ये 102.25 हो जाएगा। उसी तरह 74 रुपीज यदि आप आज 7400 रुपीज यदि आप इन्वेस्ट करते हैं और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है रुपी में, 6.25% इंटरेस्ट रेट है, तो बता सकते हैं कि कितना हो जाएगा 1 साल बाद? तो निकाल लीजिए ना, 6 चलो 2 5 7400 का निकाल लीजिए। 7400 प्लस 462.5, दैट विल गिव यू 7862.5। ये हो जाएगा हमारा आईएनआर का अमाउंट। समझ में आया दोस्तों? तब आपको डॉलर का अमाउंट पता है, आपको आईएनआर का अमाउंट पता है। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? आपसे पूछ रहा है कि बताओ फॉरवर्ड रेट क्या होगा। अभी बताया आपको कि जब भी फॉरवर्ड रेट निकालना हो तो क्या करना है, फॉरवर्ड रेट निकालना है तो पहले ही इसको ऊपर में लिख दीजिए, 7862.5 को नॉमिनेटर में लिख दीजिए, 7862.5। और डॉलर का रेट वैल्यू कितना है, 102.25, यानी 102.25 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 76.89। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बताइए ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? इज दिस कंसेप्ट क्लियर? हाउ वी आर गेटिंग 76.89? चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। लेट मी टेल यू अ शॉर्टकट टू जस्ट कंप्यूट इट इन अ सिंगल स्टेप। एक सिंगल स्टेप में भी आप इसे कंप्यूट कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो शॉर्टकट क्या है। आपको बुक में इतना सिंपल भाषा में कोई नहीं समझाएगा और ना ही आपको इसका शॉर्टकट कहीं मिलेगा। मैंने फ्रेम किया है, आइए देखते हैं। तो एक एक शॉर्टकट आपने एवीएफएम में पढ़ा है दोस्तों, जब भी आपको फॉरवर्ड रेट निकालना हो और आपको स्पॉट रेट पता हो, आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला, राइट। तो बुक में क्या लिखा है कि एक सिंपल सा लॉजिक अप्लाई कीजिए, स्पॉट रेट इज इनटू 1 प्लस आर आईएनआर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर यूएसडी। बस यहाँ पे एनुअल रेट रख दीजिए, कोई $100 कन्वर्जन का जरूरत नहीं है। तो जरा देखिए यहाँ पे पुट करते हैं, स्पॉट रेट कितना है, 74 है। 1 प्लस आर आईएनआर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 पॉइंट कितना था दोस्तों, आईएनआर का 625 है ना, 625। और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.025, 1.025, ठीक है, 225। तो आप यदि इसको कंप्यूट करेंगे, दिस विल गिव यू 74 मल्टीप्लाइड बाय 1.0625 डिवाइडेड बाय 1.0225। उसका वैल्यू लगभग आपको कितना मिलेगा, 74 मल्टीप्लाइड बाय 1.0399, दैट विल गिव यू
76.95, राइट। 76.95 हमें वैल्यू मिलेगा और ऑप्शन को नजदीक देखते हुए यही सबसे नजदीक ऑप्शन है 76.89। तो ये शॉर्टकट क्यों काम करता है? क्योंकि दोस्तों फॉरवर्ड रेट जो होता है ना, बेसिकली रेशियो होता है डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट का और फॉरेन इंटरेस्ट रेट का। इसीलिए दोस्तों हम फ्रैक्शन लगा के डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से हमें एक्यूरेट फॉरवर्ड रेट मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला भी बहुत जगह काम करता है दोस्तों। जब भी इस तरह का सवाल आए ना कि 12 मंथ डॉलर फॉरवर्ड रेट बता दो, तो प्लीज इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। एक तो हमारे पास लंबा तरीका है जो अभी अभी मैंने आपको बताया, कि लॉन्ग मेथड है, राइट। लेकिन टाइम का करंट हो, डायरेक्टली आपको आंसर लाना है, तो ये फॉर्मूला का यूज करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। बताइए यदि कोई डाउट हो यहाँ पे फॉरवर्ड रेट कैसे कंप्यूट करना है स्पॉट रेट से। बस ध्यान इस बात का रखना है कि नंबरेटर में हम लोग डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट लेंगे और डिनोमिनेटर में हम लोग फॉरेन इंटरेस्ट रेट लेंगे। और ये फॉर्मूला आपने एवीएफएम में भी पढ़ना है। एवीएफएम में आपको ये फॉर्मूला पढ़ना है दोस्तों, कि स्पॉट रेट के माध्यम से फॉरवर्ड रेट कैसे कंप्यूट करेंगे। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि सेम डेटा का यूज करके बताओ कि 3 मंथ सऊदी रियाल फॉरवर्ड रेट कितना होगा यदि स्पॉट सऊदी रियाल जो है 93.32 है, 19.32 है। चलिए पहले एक बार डाटा को देख लीजिए। ये बेसिकली हम लोग इस टेबल से डेटा को लेंगे। वी विल टेक डेटा फ्रॉम दिस पार्टिकुलर टेबल। तो दोस्तों यहाँ पे कितने महीने की बात की जा रही है? 3 मंथ की बात की जा रही है। 3 मंथ कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ 3 मंथ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों 3 मंथ में हमें कौन कौन सा करेंसी लेना है? एक तो सऊदी रियाल लेना है, एक आईएनआर लेना है। सऊदी रियाल का इंटरेस्ट रेट कितना है? 6.5। आईएनआर का इंटरेस्ट रेट कितना है? 5.75। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेते हैं। पहले हम लोग बेसिक कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सऊदी रियाल है, राइट, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना दे रखा है? 6.5%। देख सकते हैं आप, लिखा है ना 6.5%। और आईएनआर का इंटरेस्ट रेट कितना है? आईएनआर का जो इंटरेस्ट रेट है वो दे रखा है आपको 5.75%, राइट। तो ये आपको आईएनआर का सब कुछ 3 मंथ का लेना है हमें। चलिए ये हमने ले लिया। अब वापस क्वेश्चन पे लौटते हैं। तो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कंप्यूट द 3 मंथ सऊदी रियाल फॉरवर्ड रेट। आपको 3 महीने का फॉरवर्ड रेट बताना है। कैसे कंप्यूट करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप, हम पहले लॉन्ग मेथड को ट्राई करते हैं, फिर शॉर्ट मेथड पे आएंगे। पहला स्टेप क्या बोलता है कि देखो तुम स्पॉट को 100 रियाल बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं कि 1 रियाल इज इक्वल टू 19.32। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी। तो 100 रियाल क्या हो जाएगा? 100 रियाल हो जाएगा 1932 रुपीज आईएनआर। हो जाएगा ना जी? क्यों हमने 100 से मल्टीप्लाई किया? अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किया, राइट। चलिए पहला स्टेप समझ में आ गया। अब दोस्तों हमें इंटरेस्ट रेट 3 मंथ का निकालना है, लेकिन यहां जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, ये जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है दोस्तों, ये पर एनम है। ये क्या है जी? पर एनम है। तो पर एनम को 3 मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो दोस्तों आपको पता है कि जो 3 मंथ होता है, जो 3 मंथ होता है उसको आप ऐसे ले सकते हैं ना, 3/12। मतलब कि यदि ईयर में कन्वर्ट कर ले तो 3/12 लिख सकते हैं, यानी ऐसा लिख सकते हैं कि 0.25 ईयर लिख सकते हैं ना। तो चलिए आप एक काम कीजिए कि सऊदी रियाल का इंटरेस्ट कन्वर्ट कीजिए। तो रियाल का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट का वैल्यू दे रखा है 6.5%, राइट। तो ये तो हमारा पर एनम बेसिस पे है। तो 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 3/12, यानी कि इसका वैल्यू मिल जाएगा 1.625%। उसी तरह दोस्तों आईएनआर का जो इंटरेस्ट रेट है ये हमें पर एनम में दिया हुआ है और हम उसको 3 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो आईएनआर का जो इंटरेस्ट हो जाएगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी 5.75 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। सो दैट विल गिव यू 1.4375%। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। पहला स्टेप में हमने क्या किया कि 100 रियाल में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा स्टेप में हमने क्या किया? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाला। बताइए कहीं भी डाउट हो, किसी भी स्टेप में डाउट हो, आप चैट बॉक्स का यूज कीजिए और अपना रिस्पॉन्स टाइप कीजिए कि हाँ मुझे यहां समझ में नहीं आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, राइट। लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। मैं आपको शॉर्टकट तरीका, लॉन्ग कट तरीका दोनों समझा रहा हूं, जो भी आपको सही लगे उसका यूज कीजिए। तीसरा स्टेप ये होता है कि आप इंटरेस्ट अप्लाई कीजिए दोनों साइड में। आइए, तो एक तरफ हम लिखते हैं रियाल और एक तरफ हम लिखते हैं आईएनआर। तो आपने मान लीजिए कि 100 रियाल इन्वेस्ट किया, ठीक है, 100 रियाल इन्वेस्ट किया। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 1.625। कितना है जी? 1.625 इंटरेस्ट रेट है। तो आपको जो फॉरेन करेंसी मिलेगा 3 महीने बाद वो कितना मिल जाएगा? 100 प्लस 1.625, यानी कि दोस्तों 101.625 रियाल मिल जाएगा 3 महीने बाद। उसी तरह आपने मान लीजिए
कितना आईएनआर इन्वेस्ट किया? 1932। आपने मान लीजिए 1932 इंडियन रुपीज इन्वेस्ट किया। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। कितना इंटरेस्ट रेट है? तो 1.4375% इंटरेस्ट रेट है। तो जरा बताइएगा कि 3 महीने बाद आपको कितना पैसा मिलेगा? तो बहुत सिंपल है इसका। 1932 का आप एक काम कीजिए, 1932 का 1.375% इंटरेस्ट निकाल लीजिए, कितना होगा जी? तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो मिलेगा 27.7725। सिंपल सी बात है कि 1932 का 1.4375% इंटरेस्ट रेट निकालिए तो आपको कितना मिलेगा? 27.7725। तो फाइनल जो अमाउंट हमें 3 महीने बाद मिलेगा वो क्या हो जाएगा? हमने कितना इन्वेस्ट किया था? हमने इन्वेस्ट किया था 1932 रुपया, और कितना हमें ब्याज मिल रहा है? दोनों को जोड़ दीजिए, 1932 प्लस 27.7725, दैट विल गिव यू हाउ मच? दैट विल गिव यू 1959.7725। तो हमें यह पता चल गया कि हाँ, यदि 100 रियाल को हम 3 महीने के लिए निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो 3 महीने बाद हमें 101.625 रियाल मिलेगा। उसी तरह 1932 रुपया को यदि 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 1959.7325। यहां तक क्लियर है दोस्तों? हमने स्टेप नंबर 3 भी कर लिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे, जो कि लास्ट स्टेप है। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है कि हमें हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फॉरवर्ड रेट बता दो मुझे। क्या बताना है? फॉरवर्ड रेट। तो स्टेप नंबर 4 यही बोलता है कि देखो बहुत सिंपल है फॉरवर्ड रेट बताना। आप क्या करो कि जो आईएनआर का इंटरेस्ट, आईएनआर का वैल्यू है वो नोमीटर में डाल दो। आईएनआर का वैल्यू कितना निकला है जी? 1959.7325। तो इसको नोमीटर में डाल देंगे, 1959.7725 नोमीटर में। डिनोमिनेटर में क्या डालेंगे? रियाल का इंटरेस्ट रेट, रियाल का वैल्यू। रियाल का वैल्यू कितना मिला है हमें? 101.625। ठीक है, तो इसको डिनोमिनेटर में डाल देंगे, 101.625। यदि आप इसे कंप्यूट करेंगे दैट विल गिव यू 19.28। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए बताइए, ये क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? तो हमने 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो किया। पहले हमने क्या किया? पहले हमने स्पॉट को 100 से मल्टीप्लाई करके 100 यूनिट्स का निकाला। फिर हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाला, क्योंकि जो हमें इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था वो पर एनम दिया हुआ था, और हमने उसे कन्वर्ट किया 3 मंथ में। और फिर हमने देखा कि यदि इन दोनों को रेस्पेक्टिव करेंसी में डिपॉजिट करते हैं तो पीरियड के बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा। अब दोस्तों इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। यदि आपको इतना लंबा नहीं फॉलो करना है तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जो अभी आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। क्या फॉर्मूला है जी शॉर्ट ट्रिक का? फॉर्मूला यही है दोस्तों कि यदि आपको फॉरवर्ड रेट कंप्यूट करना है और आपको स्पॉट रेट पता है तो इंटू 1 प्लस आर आई एन आर इंटू 3/12 प्लस 1 प्लस आर एस आर इंटू 3/12। समझे? तो आप बोलेंगे 3/12 क्यों किया? क्योंकि दोस्तों 3 मंथ का रेट दिया हुआ है ना, और हमको उसको ईयर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए 3/12 किया। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आप जरा कैलकुलेट इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू को। तो स्पॉट रेट कितना है? स्पॉट रेट हमें दिया हुआ है दोस्तों, एक मिनट रुकिए, स्पॉट रेट में शो करता हूं। स्पॉट रेट कितना दिया हुआ है? 19.32 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे 19.32। 19.32। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर आई एन आर। आर आई एन आर कितना दिया हुआ था? इंटरेस्ट रेट ऑफ आई एन आर कितना था दोस्तों? वो था हमारा 5.75%। तो 5.75 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 डिवाइडेड बाय 6.5 था हमारा सऊदी रियाल का इंटरेस्ट रेट, हमने पुट कर दिया इंटू 3/12। समझे? तो ये हमें अब इसको कंप्यूट करना पड़ेगा आपको। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा ना 19.32 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0, यहाँ पे मिलेगा। एक्चुअली ये 1 प्लस दोनों तरफ होता है, यहाँ पे 1 प्लस ऊपर भी होगा, 1 प्लस नीचे भी होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मिलेगा आपको 0.01437 और यहाँ मिलेगा 1 प्लस 0.01625। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 100 से डिवाइड भी करना है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में है। तो बस इसको कंप्यूट कर लीजिए, 19.32 मल्टीप्लाइड बाय 1.01437 अपॉन 1.01625। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा दैट विल गिव 19.28। तो दोस्तों देखिए, आप चाहे लंबा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए या छोटा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, अब आंसर वही आएगा 19.28। ठीक है, बताइए ये कौन सा मेथड आपको सही लग रहा है, मेथड 1 या मेथड 2? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। विच वन इज इजियर? कौन सा इजी है जी? लॉन्ग मेथड इजी है या शॉर्ट मेथड इजी है? प्लीज अपना रिस्पॉन्स टाइप करें। राइट, यदि आपको लग रहा है कि हाँ शॉर्टकट इजी है तो एस लिख दीजिए, और यदि लॉन्ग कट आसान लग रहा है तो एल लिख दीजिए।
राइट, प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स, विच मेथड इज इजी टू कंप्यूट। तो करना क्या है, फॉरवर्ड रेट निकालना है तो एक तो लॉन्ग मेथड यूज करना है, यानी तो आप शॉर्ट मेथड यूज करने के लिए बस ध्यान रखना ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लेंगे। 3 महीना का बोला है तो 3 महीना का ले लीजिए, 4 का है तो 4 महीना ले लीजिए, जैसा हम जितना पीरियड पूछा है उस हिसाब से निकालना होगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, अब आपको सेम क्वेश्चन है, बस अंतर इतना है कि 6 मंथ का सऊदी रियाल फॉरवर्ड रेट बताना है। द क्वेश्चन इज सेम एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द 6 मंथ सऊदी रियाल फॉरवर्ड रेट, और स्पॉट रेट दे रखा है 19.50। चलिए इसमें हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। लेट्स, हमने अभी 3 क्वेश्चन किए, यहाँ पे मैंने आपको लॉन्ग कट मेथड बताया, अब इस क्वेश्चन में लोग डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। बस 6 महीना का रेट देख लीजिए, 6 महीना का रेट कितना दिया हुआ है जी, 7.5, और ये कितना दिया हुआ है 6। देख सकते हैं ना ये टेबल में 6 मंथ का जो इंटरेस्ट रेट है सऊदी रियाल का वो 7.5% है और आईएनआर का 6% है। आइए देख लेते हैं, तो 7.5 और 6% है। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूं कि आईएनआर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है और सऊदी रियाल का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो 6% दिया हुआ है ये पर एनम दिया हुआ है, ये 7.5% दिया हुआ है ये पर एनम दिया हुआ है। हमको इसे 6 महीने में कन्वर्ट करना हो, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 महीने में आपको लिख सकते हैं ना 6/12 ईयर, यानी कि 0.5 ईयर। तो इसका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा वो 6 × 0.5 हो जाएगा, 6 × 0.5 कितना हो जाएगा, तो 3% हो जाएगा, राइट। और ये 7.5 × 0.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.0375। इसको ये काम पहले ही कर लीजिए, मतलब ये हुआ कि हमें जो इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम दिया हुआ है, हमने उसको पर 6 मंथ बेसिस पे कंप्यूट किया, क्योंकि दोस्तों ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों डायरेक्टली हम लोग शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या करता है, मैं फिर से लिखता हूं फॉर्मूला यहाँ पे, लेट्स राइट द फॉर्मूला वंस मोर। सो शॉर्टकट मेथड कहता है कि फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस आईएनआर आर आईएनआर अपॉन 1 प्लस आर एसआर। ठीक है, अप्लाई कीजिए। स्पॉट रेट कितना दिया हुआ है हमें, स्पॉट रेट दिया हुआ है 19.50, 19.50 स्पॉट रेट है, और 1 प्लस आर आईएनआर कितना है हमारा, अभी हमने देखा है इंडियन रुपीज में जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% है, राइट। तो 3% को आप लिख सकते हैं ना 0.03। उसी तरह 1 प्लस आर एस आर कितना है, आर एस आर है 0.0375, तो यहां लिख दीजिए 0.0375, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 19.50 मल्टीप्लाइड बाय 1.03 डिवाइडेड बाय 1.0375, तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 19.50 मल्टीप्लाइड बाय 0.994, दैट विल गिव यू 19.36, राइट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। बोलिए, मजा आया ये शॉर्ट फॉर्मूला देखकर? डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, विद इन 1 मिनट आप इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लीज लेट मी नो इफ दिस कंसेप्ट इज क्लियर। बस याद ये बात का रखना है कि इंटरेस्ट रेट को सीधा सीधा मत ले लीजिएगा, इंटरेस्ट रेट हमेशा पर एनम ही दिया रहता है, आपको उसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना है, 6 मंथ का, क्वार्टर का, जैसा भी आपको क्वेश्चन में दिया रहा है वैसे कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये शॉर्टकट यूज कीजिए, तुरंत सॉल्व होगा प्रॉब्लम। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये केस स्टडी जो है ना आपका जून 2025 का जो एग्जाम हुआ था सीआईबी का, उसमें एग्जैक्टली सेम केस स्टडी पूछा था, इसलिए हम लोग दोस्तों इस लाइव सेशन में वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपका रिस्पॉन्स मैं चेक करूंगा। आपको 12 मंथ का सऊदी रियाल का फॉरवर्ड रेट बताना है, स्पॉट सऊदी रियाल दिया हुआ है 18 रुपीज, ठीक है। तो 12 मंथ का आपको बताना है, 12 मंथ का जरा रेट देख लीजिए। तो 12 मंथ का जो रेट है वो देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो एक तो है 8% और एक है हमारा 6.25%। सऊदी रियाल है 8%, आईएनआर है हमारा 6.25%। तो आइए इस डेटा को यूज करते हैं, 8%, 6.25%। कैसे कंप्यूट करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है कि जो हमारा आर आईएनआर है वो कितना है, यहाँ पे आर आईएनआर है हमारा 6.25%, और चूंकि 12 मंथ का है तो हमें वो तो 1 साल का हमें दिया ही हुआ है, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो आर एस आर है, राइट, सऊदी रियाल का जो स्पॉट रेट है वो हमें दिया हुआ है 8%। चलिए अब स्पॉट रेट कितना दिया हुआ है, स्पॉट रेट दे हैव गिवन यू इज द 18 रुपीज, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, एक रियाल जो है 18 रुपए के बराबर है। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला सुपर शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है कि देखो फॉरवर्ड रेट निकालना है ना, तो पहले स्पॉट रेट ले लो इंटू 1 प्लस आर ले लो, डिवाइड कर दो 1 प्लस आर एस आर से, यही कहता है ना। प्लीज बताइए, कैलकुलेट कीजिए
आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना रिस्पॉन्स टाइप करें। जितना आप सेशन में इंटरेक्ट करेंगे उतना आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी और एग्जामिनेशन में उतना ही कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, राइट। तो एस आर कितना दिया हुआ है, एस आर दिया हुआ है 18, 1 प्लस आर आई एन आर ये हो जाएगा हमारा 0.0625, 1 प्लस आर एस आर 0.08, इसको कंप्यूट कीजिए, that will give you 18 into 1.0625 upon 1.08, right, 1.08, इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा, that will give you 18 into 0.984, that will give you 17.71, right, 17.71 हमारा सही जवाब होगा। The correct answer is option number D. So this is the set of 5 क्वेश्चन। मैंने आपको दोनों तरीका समझा दिया, शॉर्टकट तरीका भी समझा दिया, लॉन्ग कट तरीका भी समझा दिया। बस याद ये रखना है कि जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करें, दो बातों का ध्यान रखें। नोमिनेटर में हमेशा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट लीजिए, डिनोमिनेटर में हमेशा फॉरेन इंटरेस्ट रेट लीजिए। और दूसरी बात कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे ना, तो आपको पर एनम दिया रहेगा, उसको आपको जिस पीरियड के लिए पूछ रहा है उसमें कन्वर्ट करना होगा। बोलिए क्लियर है तो क्लियर वर्ड टाइप कर दीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो क्लियर वर्ड लिख दीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सपोर्टर से रिलेटेड सवाल है, एग्जैक्टली टिपिकल फॉरेन एक्सचेंज क्वेश्चन है, द सेम टाइप विच इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे दोस्तों सवाल में क्या कर रहा है कि एन एक्सपोर्टर सबमिट अ $1 लाख साइड बिल, राइट। तो एक एक्सपोर्टर जो है $1 लाख साइड बिल समझते हैं ना, राइट, साइड बिल सबमिट करता है जो कि डॉलर में ड्रॉन है। किसे किसे सबमिट करता है, एबीसी बैंक को सबमिट करता है। क्यों सबमिट करता है, नेगोशिएशन के लिए सबमिट करता है। आपको पता होगा पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में इसे नेगोशिएशन करना है, इसीलिए इसने $1 लाख का साइड बिल सबमिट किया। और बैंक का जो बिल बाइंग रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है $1 इज इक्वल टू INR 82.50। सवाल ये कर रहा है कि देखिए बैंक का बाइंग रेट दिया हुआ है, एक्सपोर्टर ने रिक्वेस्ट किया नेगोशिएशन। नेगोशिएशन समझते हैं ना, नेगोशिएशन का मतलब होता है डिस्काउंटिंग, ठीक है, डिस्काउंटिंग को नेगोशिएशन बोलते हैं। तो सवाल ये कर रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि इफ द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट नेगोशिएशन ऑफ द बिल, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट अमाउंट क्रेडिटेड टू द एक्सपोर्टर अकाउंट एज्यूमिंग नो डिडक्शन अदर देन द इंटरेस्ट फॉर द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। चलिए ये सवाल है। अब दोस्तों आइए इसको एक एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक फर्स्ट। तो दोस्तों क्या आपने बिल डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट पहले पढ़ा है? यदि पढ़ा है तो यस लिख दीजिए, नहीं पढ़ा है तो नो लिख दीजिए बॉक्स में। हैव यू एवर लर्न द कंसेप्ट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग? बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है समझते हैं, एग्जैक्टली वही सवाल है। देखिए सिंपल वर्ड में समझिए, इमेजिन कीजिए कि आप बैंक को $1 का चेक दिया आपने, ये आप है, राइट, और आपने क्या किया, ये आपका बैंक है, राइट, और आपने बैंक को $1 का चेक दे दिया, ठीक है, और बोला कि देखो मुझे अभी पैसा दे दो, बाद में इंपोर्टर से ले लेना। मतलब आपने बैंक को क्या किया, $1 का चेक दे दिया, कि बोला कि अभी अभी मुझे पैसा दे दो और जब ड्यू डेट आएगा तो तुम इंपोर्टर से पैसा ले लेना। किसको बोला आपने, बैंक को बोला। तो बैंक बोलेगी ठीक है, लेकिन जब तक हमको पैसा मिल नहीं जाता तब तक का इंटरेस्ट हम काटेंगे। समझिए दोस्तों, ध्यान से समझिए। वो क्या रहा है कि आप है ये, आप गए बैंक के पास, आपने $1 का चेक दिया बैंक को और बोला कि मुझे अभी पैसा दे दो और जब ड्यू डेट आएगा तो इंपोर्टर आपको पैसा वापस कर देगा। लेकिन बैंक भी एक शर्त रखी आपसे, बैंक बोला कि ठीक है, ऐसा ठीक है, चलो दे देते हैं, लेकिन जब तक हमको पैसा मिल नहीं जाता तब तक का इंटरेस्ट हम काटेंगे। और ये जो इंटरेस्ट पीरियड होता है दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इंटरेस्ट पीरियड इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, एनटीपी। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनटीपी होता क्या है दोस्तों। सिंपल भाषा में समझिए कि जितना पीरियड तक बैंक इंटरेस्ट रेट काटेगा उसको बोलते हैं नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। बोलिए क्लियर है कंसेप्ट? अब आइए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें जो बिल का अमाउंट है वो है $1 लाख, है ना जी। बिल का जो अमाउंट है वो $1 लाख है और जो रेट दिया हुआ है वो 82.50 रुपीज दिया हुआ है। तो क्या कीजिए ना कि जी जो डॉलर में बिल है इसको रुपी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपका जो यूएसडी में जो बिल है इसको क्या कीजिए, रुपी बिल में कन्वर्ट कर लीजिए। आइए कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ विल यू कन्वर्ट? सो दैट विल बी हाउ मच, सी $1 लाख multiplied by 82.50, right? So 1 lakh multiplied by 82.50, that will give you 82 lakh
50,000। ये हमारा क्या मिल गया, रुपए में मिल गया। मतलब जो बिल हमें डॉलर में था, हमने क्या किया, उसको बिल बाइंग रेट को अप्लाई करके रुपए में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, ये बातें समझ में आ गई। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट अमाउंट क्रेडिटेड टू द एक्सपोर्टर अकाउंट, है ना जी। कितना अप्रोक्सीमेट अमाउंट जो है एक्सपोर्टर के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो आपको क्रेडिट अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक का इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा। यू हैव टू कंप्यूट द इंटरेस्ट फॉर एनटीपी। अच्छा जरा एनटीपी बताइए कितने दिन का एनटीपी होता है। डू यू नो हाउ मच डेज एन एनटीपी, एनटीपी का दिन कितना होता है, प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें। व्हाट इज द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड डेट। यस करेक्ट, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड जो होता है वो 25 दिन का होता है, 25 डेज का होता है। आई थिंक यू नो इट वेरी वेल, राइट। तो आपको पता ही है कि जो हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है ना जी। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी, टी की जगह हम लोग एनटीपी ले लेंगे और इसको 365 से डिवाइड कर लेंगे। आप बोलेंगे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि दोस्तों ये डेज में है, हमको ईयर में कन्वर्ट करना है, समझिए बात को, इसीलिए हमने इसको डिवाइड किया। क्योंकि रेट जो है हमें पर ईयर दिया हुआ है ना, समझे। तो आइए वैल्यू को प्लग करते हैं। तो पी की जगह क्या लिख देंगे, 82,000, 82,05,000, 82,50,000। आर कितना हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, लेट मी शो यू द हाउ मच दे हैव गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्टर ने डॉलर में ड्रॉ किया, पोर्ट शिपमेंट फाइनेंस है। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट, आई थिंक ये आपको 7% यहाँ पे लिखा होना चाहिए, दे हैव नॉट मेंशन्ड इट। प्लीज टेक 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलिए। सो दैट विल बी हाउ मच, 82,50,000 multiplied by 0.07 multiplied by 25 upon 365, right? So that this value will be how much, this value will be 39,583। इसको कंप्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 39,583। अब आप ये बताइए कि ये जो इंटरेस्ट है इसको ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लीज टेल मी। यदि आपको लगता है ऐड करेंगे तो ऐड लिख दीजिए, यदि लगता है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें निकालना क्या है कि एक्चुअली इसके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा। क्या होगा जी, ये जो इंटरेस्ट है ये कौन चार्ज कर रहा है, ये बैंक चार्ज कर रहा है ना। बैंक बोल रही है ठीक है तुम्हारा जो बिल है उसको हम नेगोशिएट कर देंगे, लेकिन जितना पीरियड तक हमारा ड्यू रहेगा पैसा, उतना का हम इंटरेस्ट काटेंगे। और वही इंटरेस्ट हमने निकाला तो हमें मिला 39,583। तो दोस्तों हमारा जो एक्सपोर्टर है उसको जो फाइनल पैसा मिलेगा, फाइनल अमाउंट मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 82,50,000 माइनस 39,583 माइनस करके मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो पैसा बैंक ले रही है ना। तो जो इफेक्टिव पैसा उसको मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 82,10,416, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बोलिए ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए, 82,10,416। तो हमने क्या सीखा दोस्तों इस क्वेश्चन से कि पहले डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करो, एनटीपी के दौरान इंटरेस्ट निकालो। यहां पे इनको इंटरेस्ट देना चाहिए था, 7% मान के चलिए, और इंटरेस्ट माइनस नेट क्रेडिट अमाउंट, इंटरेस्ट को माइनस कीजिए तो आपको नेट क्रेडिट अमाउंट मिल जाएगा। बोलिए क्लियर है कंसेप्ट, ये इज दिस कंसेप्ट क्लियर, प्लीज लेट मी नो। जस्ट क्लियर वर्ड टाइप कर दें। तो हमने एक सिंपल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। सिंपल फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं कि देखो नेगोशिएशन का जो अमाउंट होता है ना, नेगोशिएशन का जो अमाउंट होता है दैट इज हाउ मच, दैट इज बिल अमाउंट, दैट इज बिल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट फॉर एनटीपी। ठीक है, ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये क्वेश्चन में आप खुद से ट्राई करें दोस्तों। यहाँ पे हम लोग पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, एनटीपी और अर्ली रियलाइजेशन का कंसेप्ट है। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई एक्सपोर्टर है, इसने पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस किया। पोस्ट शिपमेंट मतलब कि शिपमेंट करने के बाद जो है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस बैंक से लिया। किसके लिए, आईएनआर डिनोमिनेटेड साइड बिल के लिए। कितना बिल था, 50 लाख का बिल था। एनटीपी कितना दिया हुआ है, 20 दिन का दिया हुआ है एनटीपी, राइट। एनटीपी दिया हुआ है 20 दिन का, और एनटीपी हमें 20 दिन का दिया हुआ है। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो बैंक कितना चार्ज कर रही है इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है 6% पर एनम। ठीक है, एनटीपी के दौरान 6% पर एनम चार्ज कर रही है, लेकिन बायर ने पेमेंट 10 दिन पहले दे दिया। एनटीपी से बायर ने 10 दिन पहले पेमेंट दे दिया, राइट। तो अब देखिए ये आपके सामने सिचुएशन है
आपको पूछ रहा है कि बैंक इंटरेस्ट का करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस केस, बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट ट्रीटमेंट। ऑप्शन दे रखा है कि बैंक रिटेन द फुल इंटरेस्ट फॉर 20 days, यानी बैंक पूरा 20 दिन का इंटरेस्ट रख लेगी। बी कह रहा है कि बैंक अनयूटिलाइज्ड 10 दिन का इंटरेस्ट रिफंड करेगी। सी कह रहा है कि देखो बैंक कोई इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं करेगी। और डी कह रहा है कि बैंक अर्ली पेमेंट पर पेनल्टी लगा देगी। क्या लगता है दोस्तों, सोच के बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, कि एक्सपोर्टर ने पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अवेल किया, आईएनआर डिनोमिनेटेड साइड बिल था 50 लाख का, एनटीपी 20 दिन का है, इंटरेस्ट रेट 6% चार्ज कर रही है, तो इसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा इंटरेस्ट का, ये सवाल है। आइए समझते हैं इसको, हम लोग बेसिक सिंपल भाषा में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप बैंक से एडवांस पैसा लिए और बैंक ने बोला कि देखो हम 20 दिन तक के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम 20 दिन तक इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे, कि ये बैंक ने बोला, क्योंकि एनटीपी कितना है जी, 20 days है ना। तो पोस्ट पेमेंट एडवांस में बैंक बोलेगी कि देखो 20 दिन तक हम ब्याज लगाएंगे, तो बैंक को, लेकिन बायर ने क्या किया कि 10 दिन पहले पेमेंट कर दिया, 10 दिन में ही दे दिया, तो बैंक को 20 दिन का इंटरेस्ट रखना चाहिए या सिर्फ 10 दिन का, लिखिए तो चैट बॉक्स में। आपका रिस्पॉन्स का मैं वेट कर रहा हूं, 20 days और 10 days। मेरा सवाल ये है कि आपने 10 दिन पहले पेमेंट कर दिया, तो बैंक को 20 दिन का इंटरेस्ट रखना चाहिए या सिर्फ 10 दिन का इंटरेस्ट रखना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, 20 days और 10 days? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। आपकी स्क्रीन पर आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा, प्लीज इंटरेक्ट करें, अपना रिस्पॉन्स टाइप करें, तभी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। बेसिकली अगर बिल एनटीपी से पहले रियलाइज हो जाए, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ द बिल। जब भी ये वर्ड दिखे ना रियलाइजेशन, रियलाइज का मतलब होता है कि पैसा वापस आ जाना। कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या लिख दिया रियलाइजेशन, रियलाइज मतलब होता है कि पैसा हमें वापस आ जाना। ठीक है, किसको पैसा वापस मिल रहा है, बैंक को, क्योंकि बैंक ने ही तो एडवांस दिया है। तो अगर बिल एनटीपी के पहले रियलाइज हो जाता है, तो बैंक को जो अनयूटिलाइज पीरियड है इसका इंटरेस्ट रिफंड करना पड़ता है। प्लीज नोट इट डाउन कि जो अनयूटिलाइज पीरियड है ना दोस्तों, जो अनयूटिलाइज्ड पीरियड है, इसका जो ब्याज है, इसका जो इंटरेस्ट है, वो क्या करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है। समझे बात को। तो मतलब कि जो दिन बैंक ने, मतलब ये हुआ कि जो दिन बैंक ने एक्चुअल फाइनेंस दिया उसका इंटरेस्ट बैंक रखेगी, और जो दिन फाइनेंस दिया ही नहीं उसका इंटरेस्ट वापस करेगी। बोलिए क्लियर है। मतलब जितना दिन बैंक जो है एक्चुअल फाइनेंस दिया, जितने दिन के लिए, तो उतना तो इंटरेस्ट बैंक काटेगी ही काटेगी, और जितने दिन में फाइनेंस दिया ही नहीं उसको इंटरेस्ट वापस कर देगी। आइए कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है जी, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 50 लाख। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ। प्रिंसिपल दे हैव गिवन 50 लाख। ओके, रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 6%। देखिए लिखा है ना, बैंक चार्ज इंटरेस्ट एट 6%, रेट दिया हुआ है 6%। अच्छा, डेज कितना है, तो डेज है 20 days। हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना लेंगे, तो P ले लेंगे 50 लाख। रेट कितना लेंगे, 6%, 6% पर एनम होगा, तो 0.06। अच्छा, डेज देखिए 20 days को हमको ना 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है। समझे बात को। तो आप इसको कंप्यूट करेंगे, दैट विल गिव यू 16,438 रुपया। समझे बात को, बहुत सिंपल है। आप इसे फेमिलियर है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से, तो 16,438 रुपया जो ब्याज है बैंक काटेगी, है ना जी, बैंक काटेगी। लेकिन एक्चुअल जो यूटिलाइज हुआ इंटरेस्ट का वो कितना है, समझे, इंटरेस्ट फॉर एक्चुअल यूटिलाइजेशन, क्योंकि 10 दिन पहले ही ना उसने पैसा लौटा दिया, 10 दिन, तो 10 दिन का इंटरेस्ट कितना है जी, तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे 20 की जगह 10 ले लीजिए, है ना। तो 10 दिन का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय आपका 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 10 दिन अपॉन 365, यानी कि इसका वैल्यू इसका आधा कर लीजिए ना, 8,219। ये 10 दिन का इंटरेस्ट है, तो ये एक्चुअल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, ऑब्वियसली कम होगा। तो बैंक, सवाल क्या कर रहा है कि बैंक को कितना, ऑप्शन क्या दे रखा है कि बैंक रिटेन कर लेगी। पहला कह रहा है कि बैंक रिटेन द फुल इंटरेस्ट फॉर 20 days, नहीं, बैंक रिफंड करेगी, बिल्कुल सही बात है। कितना रिफंड करेगी जी, तो बैंक जो रिफंड करेगी वो कितना रिफंड करेगी, सिंपल सी बात है, 16,438 माइनस 8,219, यानी 8,219 रुपया बैंक जो है वापस देगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैंक रिफंड द इंटरेस्ट फॉर द अनएक्सपायर्ड 10 day टू द एक्सपोर्टर।
ठीक है, तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि देखो एनटीपी मैक्सिमम डेज होता है जिसमें बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। बायर ने यदि पहले पेमेंट कर दिया तो बैंक को इंटरेस्ट रिफंड करना होगा, और कितना रिफंड करना होगा, तो जो अनयूटिलाइज पीरियड है, समझे, जो हमारा अनयूटिलाइज पीरियड है उतना बैंक को रिफंड करना होगा। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो चैट बॉक्स में एक स्टार ड्रॉप कर दीजिए, एक लाइक ड्रॉप कर दीजिए यदि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो। बोलिए दोस्तों, ये कंसेप्ट क्लियर है? प्लीज लेट मी नो एनटीपी का क्या रोल है, यदि अर्ली रियलाइजेशन हो जाए तो उसका कैसे इफेक्ट होता है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होंगी। आइए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन एलसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल टेस्ट करता है। ठीक है, देखते हैं, क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। एक्सपोर्टर ने भी $2 लाख का एक्सपोर्ट बिल, डॉलर बिल प्रेजेंट किया, लेटर ऑफ क्रेडिट। किसे प्रेजेंट किया? XYZ बैंक को प्रेजेंट किया। कब प्रेजेंट किया? 10 जनवरी को प्रेजेंट किया। ठीक है, बैंक ने बिल को उसी दिन नेगोशिएट कर दिया। अब सवाल है कि इशूइंग बैंक से टीटी रिम्बर्समेंट क्लेम बैंक को कब तक करना चाहिए ताकि डिलेज या पेनल्टी को अवॉइड कर सके। बाय व्हेन मस्ट द बैंक क्लेम टीटी रिम्बर्समेंट फ्रॉम द इशूइंग बैंक टू अवॉइड डिलेज और पेनल्टी? 15 जनवरी, 20 जनवरी, 10 जनवरी, 5 फरवरी। चलिए बताइए भाई, एबीसीडी टाइप कीजिए जल्दी से। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? क्या लगता है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए हो क्या रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। इमेजिन कीजिए कि आपने किसी को पैसा उधार दिया। ठीक है, ये आप है, राइट, और ये आपका दोस्त है, ये बी है एंड दिस इज यू। ये आपका दोस्त है, आपने उसको पैसा उधार दिया और बोला कि देखो मेरे पास से पैसा निकल चुका है, मैं रिम्बर्समेंट क्लेम करूंगा, आई विल क्लेम रिम्बर्समेंट। आपने अपने दोस्त को बोला कि देखो हमने तो तुमको पैसा, मेरे पास से पैसा निकल चुका है और मैं इसके लिए रिम्बर्समेंट क्लेम करूंगा। बैंक भी ऐसा ही करती है। जब भी बैंक एलसी के अंदर, जैसे ये मान लीजिए कि बैंक है, ठीक है, जब भी बैंक जो है एलसी के अंदर नेगोशिएट करती है, दोस्तों याद रखिएगा, जब भी बैंक एलसी के अंदर नेगोशिएट करती है, नेगोशिएट का मतलब क्या हुआ? नेगोशिएट का मतलब हुआ कि उसने एक्सपोर्टर को पैसा दे दिया। समझे, बैंक ने एक्सपोर्टर को पैसा दे दिया। देखिए ये सब वर्ड ना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि एलसी में नेगोशिएट करना। अरे नेगोशिएट का मतलब सिंपल है कि बैंक ने बोला कि ठीक है बाबू मैं आपको पैसा देता हूं, राइट, यही है, यही होता है नेगोशिएट। तो बैंक ने एक्सपोर्टर को पैसा दे दिया, अब वो इशूइंग बैंक से रिम्बर्समेंट क्लेम करेगी। ये जाएगी किसके पास? एलसी है जी। एलसी में कौन होता है? इशूइंग बैंक होता है ना, थोड़ा पढ़े होंगे आप, जानते होंगे। एलसी में कौन होता है? इशूइंग बैंक होता है। तो ये बैंक जाएगी किसके पास? ये बैंक जाएगी इशूइंग बैंक के पास और बोलेगी कि मुझे रिम्बर्समेंट दो, रिम्बर्समेंट क्लेम करेगी। समझे? और अब एक रूल आपको पता होना चाहिए, इस क्लेम को करने के लिए एलसी के रूल के हिसाब से कितना दिन का समय मिलता है इनको? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनको 5 दिन का टाइम मिलता है, ये याद रखिएगा। इनको 5 दिन का विंडो होता है, राइट। तो अच्छा ये बताइए, 5 दिन कब से शुरू होगा? प्रेजेंटेशन के दिन से शुरू होगा, हाँ या ना? बताइए तो 5 दिन जो है कब से शुरू होगा जी? फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग। तो दोस्तों 5 दिन क्लॉक जो है स्टार्ट होता है डेट ऑफ हैंडलिंग। ध्यान दीजिएगा, 5 दिन का क्लॉक स्टार्ट होता है डेट ऑफ हैंडलिंग, या जिस दिन बैंक ने नेगोशिएट किया उस दिन से। अब यहां पे देखिए हमारे बैंक ने नेगोशिएट कब किया जी? हमारे बैंक ने नेगोशिएट किया 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को नेगोशिएट किया, राइट। रूल क्या कहता है कि हैंडलिंग डेट को मत लीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रूल ये भी कहता है कि आप हैंडलिंग डेट को एक्सक्लूड कीजिए। हैंडलिंग डेट है हमारा 10 जनवरी, इसको मत लीजिए, इसको एक्सक्लूड कीजिए। तो काउंटिंग कब से स्टार्ट करेंगे? 11 जनवरी से। तो 11 जनवरी हमारा पहला दिन होगा, ठीक है। 12 जनवरी हमारा दूसरा दिन होगा, 13 जनवरी तीसरा दिन होगा, 14 जनवरी चौथा दिन होगा और 15 जनवरी पांचवा दिन होगा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 15 जनवरी। समझे बात को? तो इसको हमेशा रूल याद रखिएगा कि जो रिम्बर्समेंट का जो डेट होता है वो वो 5 डेज का होता है। टीटी रिम्बर्समेंट का जो डेज होता है वो 5 डेज का होता है, राइट। स्ट्रिक्ट 5 डे का विंडो है और काउंटिंग जो है नेगोशिएशन के नेक्स्ट डे से स्टार्ट कीजिए। तो 10 जनवरी को हमने छोड़ा, 11, 12, 13, 14, 15। बोलिए ये कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? बुक में इतना सिंपल भाषा में और इतना लंबा तरीके से नहीं समझाया हुआ है, वो तो केवल एक लाइन में लिख दिया है कि देखो टीटी बिल का हमारा जो रिम्बर्समेंट होता है उसका जो दिन होता है वो 5 दिन का होता है। लेकिन एक्चुअली है क्या इसका मतलब? तो इसको समझने के लिए दोस्तों हम लोग केस स्टडी का हेल्प लेते हैं। इस केस स्टडी से आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो।
दोस्तों हमने अपनी बीएफएम का जो नया कोर्स शुरू किया है, मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है जून 2026 के लिए। इसमें मैं ट्राई कर रहा हूं कि हर एक लाइन को आपको एक केस स्टडी के माध्यम से समझाया जाए ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। और यदि एक बार कंसेप्ट क्लियर है ना, कंसेप्ट पे पकड़ है ना दोस्तों, मजा आएगा बीएफएम में। आपको 50 नंबर तो आपके हाथ में आसानी से रहेगा। हमारा ये मकसद है कि आपको एक एक कंसेप्ट केस स्टडी के माध्यम से क्लियर कर दूं। तो जो लोग इनरोल होना चाहते हैं इस कोर्स में, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दोस्तों आपको कोर्स का लिंक मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बात करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। तो ये 5 डे का डेडलाइन, प्लीज इसको याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए और मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कर रहा है कि एक एक्सपोर्टर है, इसका $1,00,000 का बिल है एलसी के अंदर, और वो अनपेड था ड्यू डेट में। अभी तक ड्यू डेट आ गया लेकिन पेमेंट ही नहीं हुआ। ठीक है, और बैंक जो है क्रिस्टलाइज करेगी। बैंक का पॉलिसी बोलता है कि जो क्रिस्टलाइज करेगा ना वो बिल सेलिंग रेट पे करेगा, और बिल सेलिंग रेट आपको दिया हुआ है। इंटरेस्ट जो चार्ज करेगा वो 8.5% पे चार्ज करेगा ड्यू डेट से क्रिस्टलाइजेशन तक। सवाल ये कर रहा है कि बिल यदि मान लीजिए ड्यू डेट के बाद 10 दिन तक यदि अनपेड हो जाता है तो लायबिलिटी कितनी क्रिस्टलाइज होगी आईएनआर में। अब ये लोग, कुछ लोग ये क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, ये क्या क्या वर्ड लिख दिया है, क्रिस्टलाइजेशन लिख दिया है, कंफ्यूजिंग वर्ड है। दोस्तों डरिए बिल्कुल मत, हम तैयार है आपको एक एक चीज समझा देंगे। ठीक है, अब आप ये बताइए कि जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंडियन रुपीज पे लगेगा या डॉलर पे लगेगा। प्लीज लिख दीजिए चैट बॉक्स में, जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा, जो ब्याज लगेगा, वो इंडियन रुपीज पे लगेगा या डॉलर पे लगेगा। क्या लगता है दोस्तों? प्लीज अपना रिस्पॉन्स टाइप कीजिए। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। देखिए क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों। क्रिस्टलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि डॉलर का जो रिस्क है इसको समाप्त कर दीजिए। डॉलर का रिस्क खत्म हो गया। अब लायबिलिटी जो है, नाउ लायबिलिटी ये आईएनआर में फिक्स होगा, राइट। तो डॉलर का रिस्क को एंड कीजिए, लायबिलिटी इंडियन रुपीज में फिक्स होगा। बैंक कहता है कि देखो अगर इंपोर्टर ने ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया तो हम डॉलर एक्सपोजर क्लोज करके उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर देंगे सेलिंग रेट पे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो बिल है, बिल किस करेंसी में है, बिल है डॉलर में, और ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट तक पेमेंट मिला नहीं, तो फिर बैंक क्या बोलता है कि इस डॉलर को हम क्रिस्टलाइज कर देंगे आईएनआर में। मतलब सिंपल सी बात है कि डॉलर के एक्सपोजर को बंद करके उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर देंगे। किस रेट पे? तो रेट भी इन्होंने बताया कि देखो सेलिंग रेट पे कर देंगे, समझे। और इस आईएनआर लायबिलिटी पर इंटरेस्ट लगेगा, समझे। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉलर पे इंटरेस्ट लगेगा या आईएनआर पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ये जो आईएनआर की जो लायबिलिटी है ना, इस पे ही ब्याज लगेगा। तो यूएसडी का रिस्क खत्म, आईएनआर की लायबिलिटी शुरू। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन का अमाउंट निकालते हैं। लेट्स फर्स्ट कंप्यूट द क्रिस्टलाइजेशन अमाउंट। क्रिस्टलाइजेशन अमाउंट कैसे कंप्यूट करेंगे? तो सिंपल सी बात है, डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कितना डॉलर है जी? तो डॉलर है हमारे पास $1,00,000। क्योंकि ड्यू डेट आ गया, बैंक को पेमेंट मिला नहीं, तो बैंक क्या बोलेगी कि पहले तो हम रुपी, डॉलर को रुपी में क्रिस्टलाइज कर लेंगे। कितना डॉलर है? $1,00,000 है। और क्रिस्टलाइजेशन का रेट क्या है? बिल सेलिंग रेट पे होता है, तो 83.00 है। तो 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 83, यानी कि 83 लाख हो जाएगा। देखिए क्रिस्टलाइजेशन क्यों करते हैं बिल सेलिंग रेट पे, ये अलग थ्योरी है, ये लंबा थ्योरी है, अभी मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ। ये हमें क्या मिल गया? रुपीज में मिल गया, इतना क्रिस्टलाइज हो जाएगा। अब ये जो है आईएनआर का लायबिलिटी हो जाएगा, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है। अब दोस्तों 10 दिन तक, है ना, लिखा है ना अनपेड फॉर 10 डेज, तो 10 दिन तक आपको ब्याज निकालना है ना। तो 10 दिन तक ब्याज निकाल लीजिए, 10 दिन का ब्याज निकाल लीजिए। तो इंटरेस्ट हमेशा आईएनआर लायबिलिटी पे लगता है, प्लीज याद रखिएगा। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप तुमको पता ही है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 83 लाख है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%। ठीक है, तो 0.08। और टाइम कितना है दोस्तों? तो टी दे रखा है हमें 10 दिन। तो 10 दिन है तो 10/365 हो जाएगा, राइट। इसको कंप्यूट यदि आप करेंगे, दैट विल गिव यू 18,192 रुपीज, मतलब 18,192 रुपया मिलेगा। अब आप ये बताइए कि इंटरेस्ट को जोड़ा जाएगा या इंटरेस्ट को घटाया जाएगा। प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, वेदर वी हैव टू ऐड इंटरेस्ट और वेदर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट। तो हमने जो अभी इंटरेस्ट निकाला 18,192, वेदर वी हैव टू ऐड इट और वेदर वी हैव टू डिक्रीज इट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टोटल क्रिस्टलाइज लायबिलिटी। ठीक है, तो टोटल क्रिस्टलाइज लायबिलिटी में तो हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है।
क्योंकि उसने पेमेंट किया नहीं। तो 83 लाख प्लस 18,192। अब आप पूछेंगे कि अरे पिछले केस में तो हमने इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे ऐड क्यों किया? लॉजिक समझिए। वहां पे सवाल था कि एक्सपोर्टर को कितना पेमेंट मिलेगा, वहां पे एक्सपोर्टर को कम पेमेंट मिलना था क्योंकि बैंक ब्याज दर काट रही थी, इसीलिए माइनस किया। यहाँ पे क्या है कि ये एक लायबिलिटी और बढ़ रहा है क्योंकि ब्याज भी पे करना पड़ेगा, 10 दिन का ब्याज जो है एक्सपोर्टर को पे करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा लायबिलिटी? ये लायबिलिटी हो जाएगा, इंटरेस्ट वैल्यू हो जाएगा 83 लाख 18,192। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमने क्या सीखा दोस्तों कि हमारे पास जो अनपेड एलसी बिल होता है उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है सेलिंग रेट पे। डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट कर लीजिए और इंटरेस्ट केवल आईएनआर पे लगेगा, डॉलर पे नहीं लगेगा, और फिर आप इंटरेस्ट कंप्यूट कीजिए। बोलिए, क्लियर है कंसेप्ट? क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्यों क्रिस्टलाइज करते हैं, किस रेट पे क्रिस्टलाइज करते हैं, कैसे क्रिस्टलाइजेशन अमाउंट निकालेंगे? आई होप ये चीज क्लियर होगा। अब आइए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टेस्ट करता है कि डिसऑनर बिल को क्या करना है। यहाँ पे दोस्तों डिसऑनर बिल की बात होगी। आइए देखते हैं डिसऑनर बिल को कैसे ट्रीट करते हैं। सब तरह का केस आपके सामने में लाया हूं, डिसऑनर हो, क्रिस्टलाइजेशन हो, टीटी बाइंग रेट रिलाइजेशन हो, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। एक सुपर ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। तो सवाल है कि देखो एक्सपोर्ट बिल है $50,000 का। एक्सपोर्ट बिल कितने का है? $50,000 का है। ये एलसी के अंदर क्या हुआ? डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, 15 दिन बाद जो है ड्यू डेट के 15 दिन बाद जो है ये डिसऑनर हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि बैंक ने क्रिस्टलाइजेशन जो किया है वो हमारा टीटी सेलिंग रेट पे क्रिस्टलाइज किया है। अब आप बताइए, क्रिस्टलाइज तो करेगा नहीं जी? क्रिस्टलाइज तो करेगा ही बैंक। तो किस रेट पे क्रिस्टलाइज किया है दोस्तों? टीटी सेलिंग रेट पे क्रिस्टलाइज किया है। क्या रेट है? 82.80 आईएनआर है। ठीक है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया 9% ब्याज दर पे 15 दिन के लिए। ठीक है, और बाद में बायर ने बिल का पेमेंट कर दिया और बैंक जो है टीटी बाइंग रेट यूज कर रही है क्रेडिट के लिए। देखिए इतना डेटा आपको दे दिया है लेकिन एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि टीटी बाइंग कहां लगेगा, टीटी सेलिंग कहां लगेगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। सवाल ये कर रहा है कि एक्सपोर्टर को कितनी अमाउंट मिलेगी आईएनआर में। व्हाट इज द करेक्ट अमाउंट क्रेडिटेड टू द एक्सपोर्टर अपॉन रियलाइजेशन? चलिए देखते हैं। तो आप ये बताइए कि एक्सपोर्टर को बाइंग रेट मिलेगा या सेलिंग रेट मिलेगा? ये आपसे एक सवाल है, प्लीज टाइप करें चैट बॉक्स में कि एक्सपोर्टर को जो रेट मिलेगा वो बाइंग रेट मिलेगा या सेलिंग रेट मिलेगा। यदि बाइंग लगता है तो बाइंग लिख दीजिए, यदि सेलिंग लगता है तो सेलिंग लिख दीजिए। क्या रेट मिलेगा एक्सपोर्टर को? आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को सिंपल भाषा में। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में दो मोमेंट है। देयर आर टू मोमेंट इन द क्वेश्चन। पहला है डिसऑनर होने का टाइम। क्या है? डिसऑनर। पहला केस है दोस्तों डिसऑनर वाला केस है, और दूसरा केस है हमारा। तो डिसऑनर वाला केस को पहले देखिए क्या है कि बैंक को डॉलर का रिस्क लग रहा है। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो ये डिसऑनर हो गई, इसने टाइमली पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो बैंक को रिस्क लग रहा है, एक्सचेंज रेट का रिस्क लग रहा है, समझे? तो बैंक को डॉलर का रिस्क लग रहा है, तो बैंक बोलती है कि अब हम डॉलर के लायबिलिटी को, क्योंकि तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो हम डॉलर के लायबिलिटी को आईएनआर के लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। समझे? ये बैंक बोलती है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही देखा था। बैंक क्या बोलेगी कि देखो डॉलर के लायबिलिटी को हम आईएनआर के लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। और किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे जी? तो ये कन्वर्ट करेंगे टीटी सेलिंग रेट पे। ठीक है, ये जो कन्वर्जन होगा वो टीटी सेलिंग रेट पे होगा। इसका मतलब कि सिर्फ लायबिलिटी फिक्स होती है, ओनली लायबिलिटी इज फिक्स्ड, राइट? ये तो पहला मोमेंट है, राइट? और दूसरा मोमेंट क्या है कि जब बायर ने बिल का पेमेंट कर दिया, लेट पेमेंट दिया लेकिन दिया पेमेंट। सेकेंड मोमेंट क्या है कि जब बायर पेड द बिल, राइट? जब बायर ने बिल का पेमेंट कर दिया। अब देखिए क्या होगा कि अब पैसा क्रेडिट एक्सपोर्टर को मिल, है ना जी? क्योंकि बायर ने पेमेंट दिया, लेट दिया लेकिन दिया तो सही, पेमेंट तो दिया ना। तो अब जो है क्रेडिट किसको मिलेगा? अब क्रेडिट मिलेगा किसको? एक्सपोर्टर को मिलेगा। बैंक जो है एक्सपोर्टर को क्रेडिट करेगी। तो किस रेट पे क्रेडिट करेगी जी? तो क्रेडिट करती है बाइंग रेट पे। ये याद रख लीजिए, एक्सपोर्टर को क्रेडिट होता है टीटी बाइंग रेट पे। अब सवाल है क्यों करते हैं बाइंग रेट पे? तो इसका जवाब है क्योंकि दोस्तों बैंक जो है
ये एक्सपोर्टर से डॉलर बाई कर रही है, समझे? बैंक इज बाइंग डॉलर फ्रॉम द एक्सपोर्टर, इसी कारण से। तो दोस्तों एक गोल्डन रूल याद कर लीजिए, ये हमेशा काम देगा आपको। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए कि जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन होगा ना, क्रिस्टलाइजेशन, ये जब भी होगा ये टीटी सेलिंग पे होगा, हर एक क्वेश्चन में ये लागू होता है। और जब भी क्रेडिट करना है एक्सपोर्टर को, क्रेडिट टू एक्सपोर्टर, तो वहां पे हमेशा टीटी बाइंग रेट लगेगा। ठीक है, ये गोल्डन रूल हमेशा के लिए नोट कर, कहीं हो सके तो नोट कर लीजिए, और हमेशा ये काम देगा आपको। दिस इज द गोल्डन रूल। जब भी क्रिस्टलाइजेशन करना हो तो टीटी सेलिंग रेट पे करेंगे, और जब भी एक्सपोर्टर को क्रेडिट करना हो तो टीटी बाइंग रेट पे करेंगे। समझ में आया दोस्तों? अब आइए, अब हम लोग यहां तो अब अभी तक आपको मैंने लॉजिक समझाया, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट अमाउंट क्रेडिटेड टू द एक्सपोर्टर अपॉन रियलाइजेशन। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टेप नंबर 1, क्रेडिट के लिए आप क्रिस्टलाइजेशन को इग्नोर कर दीजिए। फॉर क्रेडिट प्लीज इग्नोर द क्रिस्टलाइजेशन। देखिए क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ना, ये बैंक का इंटरनल आईएनआर कन्वर्ट करता है। बैंक का जो इंटरनल आईएनआर है ना, इंटरनल आईएनआर लायबिलिटी, इसको कन्वर्ट करता है। एक्सपोर्टर को इंपैक्ट सिर्फ क्रेडिट के टाइम पर होता है, समझे? तो क्रिस्टलाइजेशन का जो इंपैक्ट है एक्सपोर्टर पे नहीं होगा। तो ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या है कि एक्सपोर्टर को कितना अमाउंट मिलेगा। तो एक्सपोर्टर को जो अमाउंट मिलेगा, एक तो $50,000 है, ठीक है, ये बिल का अमाउंट है, पहले वो लिख दीजिए $50,000 मल्टीप्लाइड बाय टीटी बाइंग रेट। टीटी बाइंग रेट कितना है, हाउ मच इज द टीटी बाइंग रेट? टीटी बाइंग रेट है हमारा 82.50। सो एक्सपोर्टर को मिलेगा 50,000 multiplied by 82.50, that is 41,25,000. This is the final credit. तो दोस्तों ध्यान रखना है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन रेट का क्या करें। देखिएगा दोस्तों, इंटरेस्ट का एक्सपोर्टर को कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट क्रिस्टलाइजेशन लायबिलिटी पर लगता है, एक्सपोर्ट के क्रेडिट पर ब्याज नहीं लगता। ये जो 9% ब्याज है ना, इट हैज नथिंग टू डू विद द क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को जो क्रेडिट मिलेगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट, ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों प्लीज याद रखिएगा कि जब भी डिसऑनर हो जाए बिल, इसके बाद क्रेडिट जो होगा वो हमेशा टीटी बाइंग रेट पर होता है। क्रिस्टलाइजेशन और इंटरेस्ट सिर्फ बैंक की इंटरनल बुक के लिए होती है, एक्सपोर्टर को इफेक्ट नहीं करती। बोलिए ये कंसेप्ट क्लियर है? कहीं भी डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों कि क्रिस्टलाइजेशन का और इंटरेस्ट रेट चेंज का एक्सपोर्टर के क्रेडिट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। डायरेक्टली सीधा लिख दीजिए, सीधा अप्लाई कर दीजिए, यूएसडी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय टीटी बाइंग रेट, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है, आइए देखते हैं। यहाँ इंपोर्टर की बात हो रही है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें बिल रिटायरमेंट होगी। देखिए हमने एक्सपोर्टर में डिसऑनर देखा, और यहाँ पे बिल को रिटायरमेंट की बात होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, रिटायर एंड इंपोर्ट बिल, बिल रिटायरमेंट और प्लस डिलेड इंटरेस्ट, दो चीज की बात हो गई। तो क्वेश्चन को सुनिए, इंपोर्ट बिल दे रखा है $2 लाख का, बैंक का बिल सेलिंग रेट है 83.25 रुपीज, बिल जो है 30 दिन तक, 30 दिन आउटस्टैंडिंग है ड्यू डेट के बियॉन्ड, मतलब ड्यू डेट के बावजूद 30 दिन तक आउटस्टैंडिंग है। बैंक जो है 10% पर एनम चार्ज कर रही है, ये कॉमर्शियल रेट है, इसे द कॉमर्शियल रेट। और हमें निकालना है कि टोटल आईएनआर अमाउंट कितना पेबल होगा इंपोर्टर को, इंपोर्टर के द्वारा, ताकि इस बिल को रिटायर कर सके, राइट। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए एक एक भाषा को एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे, रिटायरमेंट होता क्या है। अच्छा ये बताइए कि इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इंडियन रुपीज पे लगेगा या डॉलर पे लगेगा। पहले आप ये बताइए, ये जो 10% का ब्याज दर है वो इंटरेस्ट इंडियन रुपीज पे लगेगा या डॉलर पे लगेगा। आइए समझते हैं सिंपल भाषा में। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा इंपोर्टर है, ठीक है, इसको क्या पेमेंट करना है, इसको पैसा पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है? बैंक को। कौन से करेंसी में? डॉलर में पेमेंट करना है, ठीक है। लेकिन बैंक जो है, ये जो बैंक कन्वर्जन कर रही है, राइट, बैंक कन्वर्जन किस में करती है? रुपी में करती है, राइट। तो ये गया XYZ बैंक के पास, बोला कि देखो
मुझे डॉलर में पेमेंट करना है बिल का, राइट, तो इसको डॉलर में पेमेंट करना है, लेकिन बैंक जो है आईएनआर में कन्वर्ट करती है लेट पेमेंट पर। अब चूंकि यदि पेमेंट लेट होगा तो लेट पेमेंट पे क्या होगा कि इंटरेस्ट आईएनआर लायबिलिटी पे लगता है। प्लीज याद रखिएगा, इंटरेस्ट जब भी लगेगा वो आईएनआर लायबिलिटी पे लगेगा, डॉलर लायबिलिटी पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कॉमर्शियल इंटरेस्ट हमेशा हमेशा आईएनआर लायबिलिटी पे लगता है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम का चीज है, आपको हेल्प देगा। कॉमर्शियल इंटरेस्ट रेट ऑलवेज अप्लाई एट द आईएनआर लायबिलिटी, ठीक है। तो पहले काम क्या करेंगे कि ये जो डॉलर हमें दिया हुआ है ना $2 लाख, इसको पहले आईएनआर में कन्वर्ट कर लीजिए, और इसी को बोलते हैं बिल रिटायरमेंट अमाउंट, ठीक है। तो क्या कीजिए कि डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट कर लीजिए। प्लीज कन्वर्ट दिस डॉलर, जस्ट वेट अ मिनट, प्लीज कन्वर्ट दिस डॉलर इनटू आईएनआर। तो कितना डॉलर है जी, तो $2 लाख है, ठीक है, $2 लाख है। और रेट कितना दिया हुआ है हमें, 83.25 रेट दिया हुआ है, बिल सेलिंग रेट। तो 83.25 दैट विल गिव यू हाउ मच, 1,66,50,000, राइट, ये हमें मिल जाएगा आईएनआर। सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। अब हमें 30 दिन का यहाँ डिले हो रहा है, यहाँ लिखा है ना 30 दिन का डिले हो रहा है, बिल 30 दिन तक आउटस्टैंडिंग है ड्यू डेट के बाद, राइट। तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमने अभी निकाला है दोस्तों, 1,66,50,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना का ब्याज लगेगा, 10% का ब्याज लगेगा, तो 0.10। टाइम कितना है, टाइम है 30 दिन, 30 डेज तक हो रहा है, तो 30/365, ठीक है। और इसको कंप्यूट कीजिए तो वैल्यू मिल जाएगा 1,36,849, 1,36,849, इतना का ब्याज लगेगा 30 दिन के डिले होने का। अब आप ये बताइए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितना आईएनआर अमाउंट पेबल होगा इंपोर्टर के द्वारा। तो ये इंटरेस्ट जो हमने निकाला इसको जोड़ना है कि घटाना है, जरा बताइए तो, वेदर दिस इंटरेस्ट हैज टू बी एडेड और इट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड, क्या करना होगा जी, तो इंपोर्टर को पैसा ये पे करना पड़ेगा ना, इतना तो पे करना ही करना है, इतना तो पे करना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा ब्याज जो 30 दिन को डिले किया है वो भी पे करना है। सो इफेक्टिव इंटरेस्ट जो होगा वो कितना